अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में। एक बार फिर से बच्चों, हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस को, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जो हम टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली कॉन्सेप्ट वीडियोस की बात यहाँ पे करता हूँ मैं। आपको एक बार थोड़ा बता देता हूँ, जो बच्चे नए हैं देख रहे हैं, वो आपको बेसिक्स कवर करने के लिए हम कॉन्सेप्ट्स को टारगेट कर रहे हैं। मतलब ये जो सीरीज चल रही है यूट्यूब वीडियोस की, इन वीडियोस की, खासकर इन क्लासेस की बच्चों, इसके में जैसे कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम जीडी की तैयारी कर रहे हैं, हम अदर एग्जाम्स जैसे सीजीएल आ गया है, अभी अनाउंसमेंट आ गई है, सर हमें सीजीएल के लिए पढ़ना है। तो इंग्लिश एक सबके लिए एक ऐसा विषय है जो हर एग्ज़ाम को, अगर हम बात कर लें, जीडी की बात कर लें, क्यों ना हम सीजीएल की बात कर लें, क्यों ना हम अभी एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं, आगे भी देंगे सीएचएसएल के एग्ज़ाम, तो उनको चाहिए कि सर थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बार बात कर लें। क्योंकि बच्चों ने मुझसे स्पेशली कहा भी था, मुझे याद है कि उन्होंने डिमांड करी थी, सर एक बार ना हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, हमें ना प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए, हमें है ना, हमें रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने बोली थी। मैंने बोला था कि भाई देखो, आपको हम प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाएंगे, प्रैक्टिस पेपर्स भी करवाए जाएंगे, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे नए हैं, वीक तो चलो है ही हैं, जो बच्चे हैं जिनको नहीं आता है, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स हैं, वो तो चलो है ही हैं, पर एक बात बताओ, जो बच्चे अभी नए आए, जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया है, अभी नया तैयारी शुरू करी है, अब उनको जीडी को टारगेट करना है, सीजीएल को टारगेट करना है, बड़े बड़े एग्जाम्स को टारगेट करना है, तो भाई उनको तो कॉन्सेप्ट चाहिए ही चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ है जिनको पढ़े बिना मेरी एडवाइस कभी नहीं होगी कि आप जाके डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस पेपर लगाने लग जाओ, या आप मॉक टेस्ट देने लग जाओ। आपको सारा कुछ मिलेगा। आपको ये एक पूरी एक सीरीज़ है, बेसिक्स टू एडवांस आपको दी जाएगी। इसका नाम ही मैं आपको बता दूं, ये सीरीज़ का बेसिक्स टू एडवांस है। बेसिक टू एडवांस, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर सब कुछ जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन के टाइम पे, वो सारा कुछ मिले, सारी कुछ चीज़ों की आप प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है, तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, कैसे हमारी प्रिपरेशन होगी, क्या होगा, ये सारा कुछ नहीं सोचना है। आपको बस लगे रहना है, ढंग से तैयारी करनी है और आपकी प्रिपरेशन पूरी करवाई जाएगी। अब बात आती है कि सर हम आज क्या टॉपिक करने वाले हैं, और जिन बच्चों का कुछ छूट गया है ना, जैसे टॉपिक हमने जो पहले के टॉपिक्स करे हैं, वो आप जाकर जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेक करो, बहुत इत्मीनान से चेक करो, आराम से आपको सारा कुछ मिलेगा। आप घर पे बैठ के आराम से कहीं पे अपना कॉपी पेन लेके तैयारी करो, नोट्स जो हैं वो बनाओ, और आपको सारी चीज़ों का सपोर्ट मिल रहा है। और मन में कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्वेरी आ जाती है कि सर ये वाली सीरीज़ का ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा है, मिसिंग है, कुछ भी है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर क्या करना है, कमेंट में लिख देना है ये चीज़ नहीं है। मतलब आपको एक तरह से घर बैठे इतनी बड़ी असिस्टेंस दी जा रही है, इतनी बड़ी आपको यहाँ पर तैयारी का जो है वो कराया जा रहा है। मुझे नहीं लगता आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट बस ये डालना पड़ेगा, आपको बैठ के देखना पड़ेगा, क्लास को वॉच करना पड़ेगा, नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। जब क्लास में टीचर ने पढ़ाया आपको सारा, तो नोट्स आप जब अपने हैंड राइटिंग में बनाओगे तो एक तो रिविजन होगा, है ना, आपको याद रहेगा कि अच्छा ठीक है सर ये चीज़ हमें पढ़नी है, ये चीज़ रिवाइज करनी है, ऐसे ऐसे कवर करना है। समझ आ रही बात? तो ऐसा करना है। अब हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव्स। पर एडजेक्टिव से पहले सर हम यहाँ पर पहले डेफिनेशन तो पढ़ लें। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव की। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव जब पढ़ोगे तो आपको ज़्यादातर बुक्स में, बुक्स वगैरह देखोगे, वहाँ पर ज़्यादातर बच्चों लिखा रहता है कि एनी विच शोज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। क्वालिटी ऑफ अ नाउन प्रोनाउन। अच्छा, आप जब भी डेफिनेशन देखोगे तब भी आपके मन में ये बात आएगी, मन में आपके सवाल उठेगा कि सर क्वालिटी बताता है नाउन प्रोनाउन की, और सर इससे क्या परिभाषा पूरी होती है। देखो बच्चों, ये बहुत डाउटफुल और एक बड़ी ऐसी बात है जिसमें आप बच्चों को डाउट रहता भी है कि मान लो मैंने एग्जाम्पल लिख दूँ यहाँ पर, ही इज अ गुड फ्रेंड।
तो जब मैं बोलूँगा ही इज़ अ गुड फ्रेंड तो आप बोलोगे हाँ सर, गुड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, और ठीक है। और अगर मैं सेंटेंस बोल दूँ कि ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड, तो आप बोलोगे सर गुड एडजेक्टिव तो है पर फ्रेंड एडजेक्टिव नहीं है। चलो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप बोलोगे सर गुड एडजेक्टिव तो है, ये तो एडजेक्टिव है, बट ये जो लिखा है आपने माई फ्रेंड ये नहीं एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर आप क्वालिटी बता रहे हो फ्रेंड की, गुड कैसा फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है, तो ये एडजेक्टिव है। माई क्वालिटी नहीं बता रहा इसलिए नहीं है। तो इसी बात से ही इस परिभाषा को गलत परिभाषा साबित किया जाता है। गलत नहीं कहूँगा मैं, इनकम्प्लीट कहूँगा। मैं गलत नहीं कहूँगा, इनकम्प्लीट वर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पर। इनकम्प्लीट परिभाषा, इनकम्प्लीट डेफिनेशन। अब आप बोलोगे अच्छा सर इनकम्प्लीट डेफिनेशन है तो फिर कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी? कंप्लीट डेफिनेशन होगी बच्चों कि एनी वर्ड विच डिस नाउन और प्रोनाउन, जो वर्ड डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, चलो यहां तक समझ में आ गया कि जो वर्ड डिस्क्राइब करता है नाउन प्रोनाउन को, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां से शुरू करेंगे अपनी नई परिभाषा के साथ, नई कंडीशंस और आगे के क्वेश्चंस। सबसे पहले देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहले यहाँ पर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आपको जानने को मिलेंगे। कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, क्वालिटी बताता है। प्रॉपर एडजेक्टिव होता है ना, प्रॉपर्टी बताता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर बताता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेट करता है, डिस्क्राइब करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े थे, याद है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन। तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि हाँ सर ये हमने पढ़े थे, और डिस्ट्रीब्यूटिव में, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़े थे आपने। अब आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में पढ़ाया जाएगा और उसका डिफरेंस भी बताया जाएगा आपको कि क्या फ़र्क होता है। अगर मैं आपको बेसिक एक सेंटेंस बताने की कोशिश करूँ तो बच्चों आपको शायद समझ में आ जाएगा। मैंने कहना है कि ईच ऑफ द 2 boys has the ability to play। तो आप बोलोगे सर ये सेंटेंस ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ एबिलिटी टू प्ले, यहाँ पर ईच वर्ड आपने यूज़ किया है तो ये पक्का है, फिर ये एडजेक्टिव होगा, कुछ ऐसा हो। बच्चों जब नाउन से वो वर्ड दूर लिखा हो, कहीं पे भी सेंटेंस आए, कोई भी सेंटेंस आए, कंफ्यूज, नाउन से अगर वो वर्ड दूर लिखा है, नाउन से फार है, फार फ्रॉम नाउन, ये वर्ड की बात चल रही है, ये वाले वर्ड्स की बात चल रही है। अगर ये फार फ्रॉम नाउन है तो इनको बोला जाएगा दीज आर प्रोनाउंस। ओ अच्छा, अगर ये दूर है नाउन से तो ये प्रोनाउन हो जाएंगे। हाँ, अगर ये नाउन से दूर लिखे हैं तो ये प्रोनाउन माने जाएंगे। और अगर सर ये मतलब नेड़े लिखे होते तो फिर क्या होता? जैसे अगर मान लो होता कि ईच बॉय हैज demonstrated, each boy has demonstrated his skill। ये अगर सेंटेंस बच्चों आप लिख देते तो इसका मतलब निकलता ये यहाँ पर ईच, तो सेंटेंस में देख सकते हो आप, ये सेंटेंस में ईच वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, लगाया एडजेक्टिव है। ये बॉय जो कि नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, प्रत्येक लड़का। आपको एक और अच्छी बात बताऊं इसी में समझने के लिए, कि जो ईच बॉय वाला सेंटेंस है उसमें ईच वर्ड की जगह आप नाम नहीं लिख सकते किसी बॉय का कि रमन बॉय, ऐसे नहीं कह सकते। पर ईच ऑफ द 2 बॉयज़ में आप लिख सकते थे रमन एंड सुमन, 2 ऑफ द बॉयज़ हैज़ द एबिलिटी टू प्ले। सॉरी, हैव ज़्यादा, 2 ऑफ द बॉयज़ है वहाँ पर। तो इस तरीके से आप ईच की जगह देखो नाउन लगा सकते हो, ये भी प्रूफ है। इसकी जगह नाउन आ जाएगा, पर इसकी जगह नाउन नहीं आएगा, तो ये प्रूफ है कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन का रिप्लेसमेंट नहीं होता। एडजेक्टिव इज डिस्क्रिप्शन, नॉट द रिप्लेसमेंट। ठीक है,
अब देखो ये इतनी बारीक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको यहाँ बताई है मैंने, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा अच्छा ठीक है सर, ये हमें थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअली समझना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे हमें समझ भी नहीं आता कि बेसिकली क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने इसको प्रोनाउन में भी पढ़ लिया, एडजेक्टिव में पढ़ लिया, तो फिर फ़र्क क्या है, फिर तो हम सब जगह पढ़ रहे हैं। हाँ तक ठीक है। अच्छा, और जो बच्चे मुझसे स्पेशली कह रहे थे इस बारे में, थोड़ा सा यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा, एक सेकेंड। मैं बच्चों ये ऐड करना चाहूँगा कि आप ना जैसे कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसकी डिस्क्रिप्शन से आपको अंदाज़ा लगाना है कि कितनी कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे वो यूसेज है उसकी, डिस्क्रिप्शन से आपको पता लग जाएगा। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो। जैसे मान लो ये है, आप एक काम कर सकते हो, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, है ना। तो दिया ही मैंने सारा लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम इसको बाद में डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं। बताया प्रॉपर होता है नंबर, एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, एडजेक्टिव, क्वालिटी, पॉजिटिव एडजेक्टिव, सारे वर्ड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे एक एक करके। मैं आपको शुरू करता हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। क्वालिटी वर्ड का मतलब होता है बच्चों किसी की विशेषता, किसी की विशेषता, ठीक है। अब बात आती है जब विशेषता की, तो एडजेक्टिव्स दैट शो द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है। एडजेक्टिव दैट शोज द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन ऑफ अ थिंग। तो विशेषता बताने वाले जब शब्दों की बात हम करते हैं, तो हमें वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि विशेषता वर्ड कैसे कैसे वर्ड्स हैं जो विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ उनको यूज़ करना है विशेषता बताने के लिए। अच्छा, कह रहा है कि जैसे ऑनेस्ट मैन है, ऑनेस्ट मैन में ऑनेस्ट यहाँ विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कह रहा एट्रीब्यूटिव यूज क्या होते हैं इसके। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब है कि जैसे व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन इट इज सेड टू बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली। व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन इट इज सेड टू बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, मतलब उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बताने के लिए। जैसे सोलोमन वॉज अ वाइज किंग, आपने बताना है कैसा किंग था, तो आप बोलेंगे वाइज किंग। वाइज यहाँ पर एट्रीब्यूटिव, जो उसको डिस्क्रिप्शन दे रहा हो, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बता रहा हो, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। सोलोमन वॉज अ वाइज किंग, ये इसका सेंटेंस आंसर बना। here वाइज इज यूज बिफोर अ नाउन किंग, सो इट इज एट्रीब्यूटिव, इसलिए इसको एट्रीब्यूटिव कहा जाता है। अब आगे प्रेडिकेटिव यूज, when an adjective is used after verb it is said to be used predicatively। अभी कोई ऐसा एडजेक्टिव जब वर्ब के बाद में यूज़ किया जाए उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव। अब आपको थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्टिव एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। देखो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ वर्ब के बाद जो लिखी गई है वो प्रेडिकेट है, बाद के बाद की बात है, बात की बात है। और सब्जेक्टिव केस जो शुरू में यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट एज अ, वो तो है ही है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं आपको। अब यहाँ पर अगर मैं बेसिक दूसरा डिफरेंस बताऊं कि हेयर वाइज इज यूज, हम बता दिया था। द वर्ब इज वेदर इज प्लेजेंट, अब इज वर्ब है, उसके बाद आप बोल रहे हो प्लेजेंट है, तो प्लेजेंट आप बाद में यूज कर रहे हो, एडजेक्टिव है पर वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, याद रहेगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या क्या आता है। प्रॉपर एडजेक्टिव में बच्चों आता है कि एडजेक्टिव विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, ब्रिटिश रूल। चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो कोई भी नाम है, इंडियन है तो इंडियन नाउन है, अब उसको तुम इंडियन रूल लिख दो, इंडियन रूल, है ना। ब्रिटिश रूल लिख दिया, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री लिख दी, या आपने लिख दिया कि फ्रेंच लैंग्वेज है पर आप लिख दो रेवोल्यूशन, तो एडजेक्टिव फॉर्म में आपने यूज़ कर लिया, है ना। इस तरह से यूज़ किया जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। याद रहेगा प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है।
प्रॉपर एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम क्वेश्चंस आगे करेंगे। फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की भी बात आती है तो कहते हैं शोज दैट हाउ मच ऑफ द थिंग इज मेंट, सम मिल्क, इनफ ऑयल, सफिशिएंट शुगर, नो मैनर्स, हेयर, सम, इनफ, सफिशिएंट, आर, नो, आर, नंबर, नो, आर, क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मैं तो बच्चों आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात आती है तो आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वांटिटी बताने वाले शब्द जो होते हैं वो जैसे होते हैं मच, मोर, लिटिल, होल, इनफ, सम, मच, मोर, लिटिल, होल, इनफ, सम, ऑल, a piece of, plenty of। याद रखना ये सब क्या बताते हैं, आपके क्वालिटी को, क्वांटिटी को बताते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर कह रहा है एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मच ऑफ थिंग इज मेंट, एन एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मच, तो यहाँ तो ऐसा लगा चलो हाउ मच ऑफ दैट थिंग इज मेंट, उसकी क्या है वो, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये शो करता है। जैसे हेयर, सम, इनफ, सफिशिएंट, आर, नो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आर एंड नो भी इसमें नो मैनर्स लिखा ना, वो भी क्वांटिटी को शो कर रहा है कि आपके अंदर कितने मैनर्स हैं, कितना मैनर है, बिल्कुल मैनर नहीं है तो आप कह दोगे नो मैनर्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं आता। चलो नेक्स्ट एडजेक्टिव और नंबर की बात आती है। एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर पर्सन्स और थिंग्स स्टैंड्स, इट इज इन टू टाइप्स केस, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट, है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की जब बात आती है बच्चों, तो नंबर जो शो करता है वो कोई भी चीज़ जो काउंटेबल होगी वो नंबर होगी। आपको यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दिखानी है, वो आप नोट करो। काउंटेबल वाली चीज़ हमेशा नंबर की कैटेगरी में आती है, या नंबर कह लो काउंटेबल कैटेगरी में आता है। जो क्वांटिटी बच्चों वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इस तरह से। अब आते हैं आगे कह रहा है एन एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर पर्सन और थिंग स्टैंड। तो आपके पास ऑप्शन आ गया डेफिनेट, इनडेफिनेट की कंडीशंस हो गई ट्रू। इस तरह से सेंटेंस आपको फ्रेम करना होगा। आगे डेफिनेट डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर, 5 बॉयज, 5th रो। ये सब डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब ये होता है जो चीज़ पहले से फिक्स है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे 5 लड़के हैं, 5 बॉयज़ हैं, 5th रो है, 5वीं रो है, तो उन दोनों में आपको पता है ये फिक्स्ड है, डेफिनेट की बात चल रही है ना। तो जो चीज़ फिक्स्ड है, जो चीज़ पहले से तय है, उसकी बात चलती है। इसमें इनडेफिनेट में क्या होता है, इनडेफिनेट डज नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। इनडेफिनेट में नंबर का पता नहीं होते, इनडेफिनेट होते हैं। इनडेफिनेट में समथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड। अब आगे आते हैं, आगे लिखा है कार्डिनल नंबर्स एडजेक्टिव, नंबर्स लाइक 1 2 3 4 और आर कार्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल देखो, एक आता है 1 2 3 4, ये जो नंबर्स होते हैं इनको कहते हैं कार्डिनल। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर से मतलब होता है बच्चों जो ऑर्डर बताए। ऑर्डिनल मतलब जो ऑर्डर बताए। ऑर्डर कौन सा बताता है, फर्स्ट, ये ऑर्डर बता रहा है। 1 2 3 ये तो नंबर बता रहा है ना, तो ये कार्डिनल हो गया। कार्डिनल रिजेक्टिव नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 आर कार्डिनल। ही हैज़ 4 पेन्स, ही हैज़ 2 पेन्स। ये कोई मतलब ऑर्डर तो नहीं बता रहा है। आप सोचो ऑर्डर वर्ड का मतलब क्या होता है और ये नंबरिंग का क्या मतलब होता है। जब आप नंबरिंग की बात करते हो ना तो नंबरिंग हो जाती है आपकी कार्डिनल, और जब आप ऑर्डर की बात करते हो
ऑर्डर हो जाता है आपका इससे ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड से, कि आप क्रम बता रहे हो। ऑर्डर मतलब क्रम, है ना, सीक्वेंस, कि कौन से क्रम में बैठना। जैसे मान लो बैठा एक बताना है कि ये बच्चे हैं, ये इस क्रम में बैठेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बच्चे जो आए हैं वो टॉप से आगे से इधर वाले रो में बैठेंगे। जो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ बच्चे हैं वो उस वाले सेकंड वाली रो में बैठेंगे, थर्ड वाली रो में बैठेंगे, उसके पीछे जितने भी बच्चे आए हैं वो पीछे वाली रो में बैठेंगे। इस तरह से हम लोग क्रम बताते हैं। अब बच्चों मैं आपको दूसरा रूल बताता हूँ। Ordinal adjectives, definite order like first, second, last are ordinal adjectives. Ordinal adjectives का मतलब होता है जैसे definite order होता है इसमें like first, second, last, ये ordinal adjectives हैं। उसके बाद the first chapter of this book is on the verb. तो the article is used before ordinal, not before cardinal. ठीक है, the article आता है ordinal के पहले, ना कि cardinal के पहले। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है। जैसे मान लो तुमको कोई सेंटेंस फ्रेम करना है बच्चों, और उसमें ये आ गया एग्जाम्पल, वी नो दैट आर फ्रेंड विनोद लिव्स ऑन द टू फ्लोर। तो आप बोलोगे सर ये गलत सेंटेंस है, मेरा दोस्त विनोद टू फ्लोर पे कैसे रह सकता है, या तो एक फ्लोर में आ नहीं पा रहा है तो सेंस नहीं बन रही है, दो फ्लोर में आ नहीं पा रहा है ना, सेंस नहीं बन रही है, तो ये गलत है। एक सेकंड, तो ये टू फ्लोर गलत सेंटेंस बना। इसका आंसर आएगा लिव्स ऑन द, आपको बोलना पड़ेगा सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड बताया था। तो इस तरीके से ऑर्डिनल और कार्डिनल डिफरेंस याद रखना। ऑर्डिनल नंबर हमेशा याद रखना बच्चों कि जो ऑर्डर शो करते हैं, कि मतलब ये ऑर्डर है ना, पहला बच्चा ये है, दूसरा बच्चा ये है, इस ऑर्डर में बैठे हैं बच्चे, इस ऑर्डर में उनकी फ्रेमिंग होगी, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। कार्डिनल केस में आपका नंबर आ जाता है 1 2 3 4। ठीक है, फिर आता है वी विल रिवाइज द लेसन्स इन द लास्ट टू क्लासेस। इन द लास्ट टू क्लासेस, अब टू लास्ट क्लासेस करके क्वेश्चन कई बार आया है, टू लास्ट सेशंस। ठीक है, तो ये गलती हो गई है, टू लास्ट गलत होता है, लास्ट टू होता है, लास्ट टू। और दूसरी बात, लास्ट जब वर्ड लिखते हो तो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है। यहां तो कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि द एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट, पर्सन और थिंग इज मेंट इज नोन एज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इसका मतलब समझते हैं पहले, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। एडजेक्टिव जो पॉइंट आउट करता है, अब जैसे डेमोन्स्ट्रेशन की बात आ जाती है तो आपको ये भूलना नहीं कि डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज, व्हाट इज डेमो। डेमो वर्ड का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज़ को कुछ बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्लास में बच्चे आते हैं डेमो लेने, तो कुछ तो होते हैं जो देखने आते हैं कि मतलब टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, है ना, कि इनकी टीचिंग क्वालिटी कैसी है, अच्छा पढ़ाते हैं, ख़राब पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं। एक आते हैं चेक करने आते हैं कि भाई देखो कि टीचर को आता है कि नहीं आता है ना, क्वालिटी, वही वाली क्वालिटी और सेंस आ गई। एक होता है कि चेक करने आते हैं कि भाई यहाँ की फ़ीस कितनी है, वो फीस चेक करते हैं, है ना, कुछ लोग होते हैं। और एक होते हैं वो सीख, मतलब आते ही कि भाई ज्वाइन करेंगे, डेमो ले रहे हैं, हम पक्का कर लेंगे, अच्छा टीचर है, इससे ज्वाइन कर लेंगे। और एक आते हैं जो केवल देखते हैं अपने सराउंडिंग्स को। जो सराउंडिंग वाले बच्चे होते हैं ये सबसे होशियार होते हैं। ये क्या देखते हैं, सोफ़ा पड़ा है, एसी लगा है, कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं उन पर नज़र डालते हैं कि ठीक है, मतलब के हैं कि नहीं है। फिर वो देखते हैं इनका मन लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा 6 महीने के लिए। तो ये इस डेमो वाले जो बच्चे होते हैं ये बड़े सार्थक होते हैं, और ये अपना स्वार्थ उल्लू सीधा करके ही वापस जाते हैं, और ये पैसा भी अपना सही जगह निवेश करते हैं। फिर उस हिसाब से भाई देखो सारी चीज़ चेक कर ली ना, सराउंडिंग चेक कर ली, सोफ़ा, एसी, पानी,
और साथ में जो बैठे हैं वो। अब इसके आगे इसमें वर्ड कैसे आते हैं कि दिस बॉय, दैट बॉय, दीज पीपल, दोज कंट्रीज, इस तरह के वर्ड्स आते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात जो है नहीं भूलने वाली, वो बात मैं बता देता हूँ। जैसे आपके सामने ना ये वर्ड्स आएंगे, जैसे दिस लिखा है, दैट लिखा है दोज लिखा है, सच लिखा है, सेम लिखा है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं बच्चों? ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जैसे यूज होने वाले शब्द हैं। अब इसमें क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, कि जो वर्ड है एडजेक्टिव, वो उसके बाद हमेशा नाउन तुमको मिलेगा। ऑलवेज नाउन विल बी यूज। ऑलवेज नाउन विल बी यूज, है ना। इनके बाद हमेशा नाउन यूज किया जाएगा। तो आप याद रखना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जिनके बाद हमेशा नाउन आता है, वो हमेशा फिक्स तरीके से यूज किए जाते हैं। अब आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में फ़र्क क्या होता है, चलो समझते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपको दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा, देखो दिस गर्ल इज गुड, ये एडजेक्टिव है। इसमें एडजेक्टिव इसलिए बच्चों क्योंकि इसमें दिस के बाद आपने गर्ल लिखा है। दिस के बाद जो आपने गर्ल लिखा है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है गर्ल को, गर्ल के बारे में बता रहा है कि दिस गर्ल, ये लड़की। दैट पेन इज़ न्यू, तो आप यहाँ बता रहे हो वो वाला पेन जो है वो न्यू है, इस तरह से यूज़ हो सकता है। फिर आप बोले दीज शर्ट्स आर वाइट, दीज शर्ट्स मतलब ये वाली शर्ट जो है ये वाइट है, तो आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कौन सी शर्ट वाइट है। यहाँ तक समझ आया? अब आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें हमेशा जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड अभी आपको बताए थे, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, इन वर्ड की कंडीशन होती है दिस दैट दीज दोज की। वो कंडीशन ये कहती है कि इनके तुरंत बाद अ नाउन इमीडिएटली आफ्टर दीज वर्ड्स, ठीक है। आपको इमीडिएटली नाउन यूज नहीं करना इन शब्दों के बाद में, आपको नाउन इनसे दूर ही रखना है सेंटेंस सही फ्रेम करने के लिए। ये बात भूलना मत, वरना तुम्हारा सेंटेंस गलत भी हो सकता है बच्चों, है ना। हमेशा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अब मैं आगे आपको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में बता देता हूँ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में जब मैंने आपको पहले बताया था, तो ये बात पहले ही बोली थी बच्चों कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विच रिफर्स टू वन ऑफ द नंबर, यहाँ पे नंबर्स होगा, one of the numbers is known as distributive adjective. कह रहा था adjective which refers to each one of the numbers is known as, इसका मतलब है कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट और एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे। दोनों सेंटेंसेस में आपने यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, और हम लोग इस बात की चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर दूर लिखते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है और फार लिख देते हैं तो फ़र्क क्या पड़ता है। अब यहाँ तक अगर बच्चों को डाउट है तो आप मुझे लिख करके पूछ सकते हैं कि सर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में का मतलब क्या होता है और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव वाले का मतलब होता है जो वर्ड नाउन के तुरंत पहले यूज़ हुआ है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इनके रिलेशन ही ऐसा है। जैसे प्रोनाउन वर्ड है तो प्रोनाउन वर्ड ये रूल कहीं नहीं लिखा है कि नाउन के पहले आएगा या नाउन के बाद हमेशा प्रोनाउन आएगा, इस तरह की कंडीशन होगी। एडजेक्टिव में अगर आप बनाना चाहते हैं एडजेक्टिव, तो आप जनरली, मैं यहाँ पर फिर कहूँगा कि हमेशा नहीं, जनरली मोस्टली आपका नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, नाउन से, ठीक है। एडजेक्टिव आपका नाउन से पहले आएगा तभी आपका सही सेंटेंस बनेगा, वरना सेंटेंस गलत माना जाएगा, ठीक है। यहां तक पहले बताओ कोई डाउट किसी को? कैसा भी डाउट हो आप पूछ सकते हो।
कोई डाउट नहीं, सारा कुछ ओके, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ईच बॉय टुक द टेस्ट, ईच बॉय टुक द टेस्ट, इसमें लिखा है, लिखा है ईच ऑफ द बॉयज टुक द टेस्ट। अब दोनों में फर्क क्या है? ईच बॉय टुक द टेस्ट में बॉय नाउन है, बॉय के इमीडिएटली पहले वर्ड छुपा लिखा है, तो ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो इम्फोसाइज कर रहा है नाउन को। पर जब आप जैसे ही सेंटेंस में लिख देते हैं बच्चों ईच ऑफ द बॉयज, तो ऑफ द बॉयज अलग लिखा है, ईच अलग वर्ड लिखा है, इसलिए ईच को यहाँ पर प्रोनाउन माना जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात से कोई भी एतराज, हल्का सा भी डाउट होगा। किसी बच्चे को अगर डाउट है भी तो मुझे बता सकता है कि नहीं सर ये वाले में मुझे डाउट लग रहा है डाउट? नहीं है? चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरफ। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की जब बात करते हैं, व्हाट विच हुज आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन दीज आर यूज्ड विद नाउन। विच हुम इज हर्स, विच रूम इज हर्स। तो यहाँ पर आप हर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इंट्रोगेटिव वो वर्ड है ना, इसके बाद लिखा है तो उसको प्रोनाउन मानोगे। एक और पॉइंट है बच्चों, वो मैं ऐड कर देता हूँ आपको। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है और जो डिपेंडेंट पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इनमें फ़र्क है। अच्छा, कितने बच्चे प्रेजेंट थे जब, प्रेजेंट तो आप नहीं आ सकते यहाँ पर कितने बच्चे को याद है कि जब हम लोग प्रोनाउन टॉपिक कर रहे थे उस समय मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउन क्या आता है, डिपेंडेंट पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये मैंने बहुत डिटेल में बताया था उस टाइम पे। अगर डाउट लग रहा है तो बताओ, वैसे लगना नहीं चाहिए, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ओके, इसमें है जैसे इफ वॉट विच हुज इज फॉलोड बाय अ नाउन, these words are called interrogative adjectives, and if it is followed by a verb it is known as an interrogative pronoun। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है, वॉट कलर इज योर बैग, वॉट डिड यू डू। तो वॉट यहाँ पर वर्ब के साथ आ रहा है, इसलिए इसको प्रोनाउन माना। प्रोनाउन नाउन वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भूलना मत। और अगर वॉट कलर आप लिख रहे हो तो वॉट डब्ल्यू के साथ आप यहाँ पर नाउन यूज़ कर रहे हो, और दोनों में फ़र्क है। एक बार ये नाउन एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है, यहाँ वॉट है ना एडजेक्टिव है, और उसी वॉट को आप यहाँ पर प्रोनाउन बना दे रहे हो अगर आप वो नाउन से दूर लिख रहे हो, वर्ब के साथ लिख रहे हो। बेसिकली वर्ब से ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि ऐसे क्या है बच्चे भूल भी जाते हैं, मैं इसलिए वो कंफ्यूज करने के लिए नहीं कहता। एडजेक्टिव दैट शो पोजीशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे माई बुक, आर क्लास। शुरुआत में जब माई फ्रेंड वाला सेंटेंस मैंने दिया था यहाँ पर, आपको याद है बच्चों, ही इज माई फ्रेंड, ये वाला। तो इस सेंटेंस में मैंने बोला था ये एडजेक्टिव है, वो मेरे फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा है, मेरा फ्रेंड कैसा है, तो इसलिए भी वो बिल्कुल सही सेंटेंस कंडीशन हो सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर, चूंकि माई बुक लिखा है, आर क्लास लिखा है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अच्छा ठीक है सर, उससे पहले लिख दिया है, नाउन से पहले लिख दिया है, तो माँ यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, और क्लास से पहले लिख दिया है तो ये आर क्लास हो गया, फिर ये से फिर से एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से एडजेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं। आगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की जब बात आती है बच्चों, तो दो चीज़ों में तुलना करने के लिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। कहाँ पे यूज़ किया जाता है? दो चीज़ों में तुलना करने के लिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। अब मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको दे देता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? वेरी नाइस। आगे लिखा है एन एडजेक्टिव कम्स इन 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ये आती है डिग्री, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि देखो कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है।
पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव में ये जो फ़र्क है ये समझना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव डिग्री बच्चों हमको याद रखना पड़ेगा हमेशा कि ये क्वालिटी शो करने वाली डिग्री होती है। क्या शो करती है? क्वालिटी। अब आपको एक बात पक्की करनी पड़ेगी, पॉजिटिव डिग्री आप किसी के साथ भी लगा सकते हो। एक बार क्योंकि एक बच्चे का डाउट था, वो डाउट मैं आपके सामने ले लेता हूँ। उस बच्चे का डाउट था क्या सर पॉजिटिव डिग्री जो है वो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिख सकते हैं कि ही इज़ अ बैड बॉय, है ना, बैड बॉय, उसने ये पूछा था। तो जवाब ये था कि बैड यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है या नेगेटिव एडजेक्टिव है? भाई ये पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री को पॉजिटिव नेगेटिव सेंस से मत जोड़ो, है ना। पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है कि जैसे बैड है तो उसका आंसर बेटर और बेस्ट बने डिग्री में। बैड है तो बैड का क्या बने? वर्स और वर्स्ट। आपको जब भी लगे ये वर्ड आता है आपको या नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पॉज करके आंसर भी दे सकते हो, ठीक है, आप उसका आंसर भी दे सकते हो। तो यहाँ कह रहा है पॉजिटिव डिग्री डिनोट्स दैट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन थिंग और अ ग्रुप इट इज यूज व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। जब कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता तब पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है, ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। व्हेन द टू थिंग्स और सेट्स आर कंपेयर्ड कंपैरेटिव डिग्री इज यूज ही इज बेटर देन यू। अब चाहे तुमको मान लो बोलना है कोई तुमसे बेटर है या तुम उससे बेटर हो, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करके ही कंपैरिजन पॉसिबल होता है इंग्लिश में, वरना गलत इंग्लिश मानी जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें दूसरी लैंग्वेजेस की तो हम कंपेयर करते हैं उसमें बिना कंपैरेटिव डिग्री लगाए। साधारण तरीके से बोल दिया वो काफ़ी अच्छा है, वो तुमसे है ना, इस सेंस में हम लोग बोल देते हैं और वो सेंटेंस को सही भी माना जाता है। तो अब आती है बात, देखो अब आती है इसके आगे अगर बात करें कि पॉजिटिव डिग्री नोट्स क्वालिटी ऑफ अ पर्सन थिंग और ग्रुप इट इज़ यूज व्हेन नो कंपैरिजन मेड, ही इज़ अ गुड बॉय तो हो गया पॉजिटिव डिग्री। व्हेन टू थिंग्स सेट्स आर कंपेयर्ड कंपैरेटिव डिग्री इज यूज बेटर देन यू, बेटर यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है ही और यू के बीच में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री कब आती है? जब चूज़ करना हो तो आउट ऑफ द ग्रुप और मैनी, जब कई सारे जो होते हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करना हो तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, वहाँ पर सबसे अधिक उसको बताना हो तो यूज़ करते हैं। इसका थोड़ा सा अलग तरीके का प्रयोग है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। नोट, नो एनी कैनॉट बी यूज टुगेदर, नो एनी कैनॉट बी यूज टुगेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद भी रखना चाहिए, याद रखना पड़ेगा। अगर याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे, इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, ही इज द बेस्ट बॉय। द बेस्ट का मतलब हो गया बच्चों कि वो सबसे अच्छा है। जब आप सारे बच्चों की बात कर रहे हैं क्लास में तो वहां पर वो सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है, ये वाला सेंस आ गया। फिर आ गया यूज़ ऑफ फ्यू, लिटिल, मच और मैनी, इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो आपको इससे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग है, ये फ्यू आ फ्यू हो जाता है, ये द फ्यू हो जाता है, ये वेरी फ्यू भी लिखा जाता है। उसी प्रकार से लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, वेरी लिटिल, ये अलग अलग तरीके से यूज होने वाले शब्द हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए। बताओ, अब आप नोट करना शुरू करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले लिखो फ्यू हमेशा काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, तो फ्यू हमेशा काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होने वाला शब्द है, ठीक है। फ्यू हमेशा काउंटेबल के लिए यूज़ होने वाला शब्द है और लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होने वाला शब्द है। इस बात पे एक क्वेश्चन याद आया, एक बार ना एक कुछ बच्चों ने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर अगर आप बोल रहे हो लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आता है तो लिटिल तो हम काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, है ना, जैसे लिटिल डाउट्स, वही देखो, क्या हम लिटिल डाउट्स बोल सकते हैं? सर डाउट के साथ लिटिल क्यों बोल रहे हो? डाउट्स तो नंबर है ना, यही मतलब था बताने का, लिटिल नंबर नहीं है, लिटिल क्वांटिटी बताएगा डाउट की, कि किस लेवल का डाउट है, किस लेवल, उससे आपको पता लगेगा।
पर यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो होगा फ्यू डाउट्स। फ्यू डाउट। सबसे पहले लिखो, फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव, हार्डली या फिर ना के बराबर, हार्डली या फिर ना के बराबर। आ फ्यू का क्या मतलब होता है? आ फ्यू का मतलब होता है सम बट नॉट मैनी, थोड़े, पर इसका मतलब नहीं कि बहुत सारे। थोड़े होता है पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, किया भी जाना चाहिए, उसका मतलब होता है थोड़े। द फ्यू होता है नॉट मैनी बट ऑल अवेलेबल। ऑल अवेलेबल वर्ड का मतलब होता है बच्चों थोड़ा जितना भी, ठीक है, ऑल अवेलेबल, इसको हिंदी में कहते हैं थोड़ा, इसको कहते हैं थोड़ा जितना भी। एक सेकंड, थोड़ा जितना भी, ठीक है, थोड़ा जितना भी वाला सेंस आता है द लिटिल का। अब द फ्यू का, अब मैं तुमको बताऊंगा कि लिटिल और फ्यू में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, लिटिल और फ्यू का सेम मीनिंग होता है। फ्यू का मतलब हार्डली एनी, लिटिल का मतलब सम बट नॉट मच, जैसे मैनी था बट मच हो गया, नॉट मच बट ऑल दैट अवेलेबल, द लिटिल का मतलब। बच्चों आपको ये बात नोट करनी पड़ेगी कि लिटिल और फ्यू में अंतर यही होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। काउंटेबल अनकाउंटेबल, फ्यू वाला वर्ड काउंटेबल के लिए यूज होता है, मैनी वाला शब्द काउंटेबल के लिए यूज होता है, पर लिटिल शब्द जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, और मच शब्द भी अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो इस बात को, पहली बात तो दिमाग से हटाओ कि ये डाउट तुम्हारे मन में अभी है, डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब देखता हूँ कितने बच्चे इसका सही आंसर देंगे, और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, पर साथ साथ आंसर बताते चलें। अच्छा बच्चों, नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, इस सेंटेंस में आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, किस चीज़ की बात कर रहे हैं? नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो कैसी नॉलेज है वो खतरनाक होती है? नॉलेज खतरनाक कब होती है, ये सोचने वाला पड़ेगा थोड़ा सा। आप बोलोगे सर नॉलेज तो कोई खतरनाक नहीं होती, पर अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। तो लिटिल इसका मतलब होता है अधूरा, अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, ये सही सेंटेंस है। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज, हाउ मेनी डेज? अ फ्यू डेज। कुछ दिन के लिए तो एडवाइस करेगा, कुछ दिन के लिए रेस्ट करो, ना के बराबर रेस्ट करो ये तो नहीं कहेगा, रेस्ट करो कहेगा तो कुछ दिन के लिए कहेगा, ठीक है। आई कह रहा है वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, तो कितना पानी उसने खत्म कर दिया है? द लिटिल वाटर, उसको द लिटिल वाटर अवेलेबल फॉर वॉट एवर हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, उसके द्वारा, दूसरे के द्वारा पूरा पानी खत्म कर दिया गया है ना। ठीक है, तो आगे लिखा है द शो वॉज कैंसल्ड एज डैश पीपल टर्न अप टू सी, तो ना के बराबर लोग आए, तो आपको बोलना पड़ेगा फ्यू। फ्यू ना के बराबर आया और पीपल अनकाउंटेबल है, सॉरी पीपल काउंटेबल है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, लोग है ना, लोग तो काउंटेबल है, इसलिए लिखना पड़ेगा फ्यू। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज लिटिल मिल्क इन दी रेफ्रिजरेटर, नो मिल्क का सेंस है लिटिल मिल्क, मतलब ना के बराबर मिल्क है, तभी तो वो कह रहा है नहीं बना पाएगा चाय। चाय ना बना पाने का रीज़न यही होगा कि उसके पास ना के बराबर मिल्क है। ये चीज़ समझ आई, ठीक है। अब आता है सम करेक्टिव यूज ऑफ, जैसे आप ये देख नोट कर लो, एज के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, बीच में कोई नेगेटिव डिग्री एडवर्ब नहीं आता। एज आया है तो आपका आंसर फास्ट आएगा, तो दोनों क्वेश्चन का ही आंसर आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड माना जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? देखो अब जो ये कितने भी क्वेश्चंस है ना, ये जो बचे हुए हैं, ये मैं आपको सारे करवा दूंगा, पर अभी आपको ये डिग्रीज का कॉन्सेप्ट एक बार देखना पड़ेगा कि एडजेक्टिव डिग्री में ER कब लगता है ना, EST कब लगता है, ER तब लगता है जब हम उसको कंपेयर करते हैं, EST तब लगता है जब वो सुपरलेटिव के फॉर्म में चला जाता है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना, ये पार्ट हम लोग एक बार फिर से आगे कवर भी करेंगे, जहाँ पर आपको डाउट आएगा तो उसको हम कवर कर सकते हैं। अच्छा,
फिलहाल के लिए तो यही है, इसको मैं आगे भी कवर करा दूंगा आपका पूरा टॉपिक, क्योंकि टॉपिक में काफ़ी कुछ है बच्चों। पर मैं आपको एक चीज़ बताना था, वो भी रह गया है, वो बता देता हूँ पहले। कि बच्चों बात ये थी कि जब भी आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ना, प्रैक्टिस शीट जो मैं कराऊंगा, इसकी जो वीडियो मतलब मैंने करा रखी है ऑलरेडी, वो तो ये मैं अभी जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब बोल रहा हूँ, तो अब तक जब आपको मिल रहा है ना, तब आपको सारा कुछ मिल चुका होगा और हर चीज़ सीक्वेंस में ही आपको मिली हुई है। तो इसमें आपको डाउट नहीं करना कि सर हम कैसे करें, कहाँ से करें। बस ये कि प्रैक्टिस ज़रूर करना, बिना प्रैक्टिस करे आपको समझ नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, फिर आपको डाउट रह जाएगा थोड़ा। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस को, टॉपिक को पूरा देख करके समझना है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम कोई दिक्कत ना आए। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये टॉपिक फिर से समझ आया होगा। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो पार्ट 2 ज़रूर कवर कर लेना। साथ ही साथ आपको जो डाउट आएगा वो कमेंट सेक्शन में लिखना, और हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे और आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल शेयर करो, वीडियो शेयर करो, लाइक करो भाई, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।